नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक मासूम सा पौधा भाग 2। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। निकिता अब बड़ी हो गई है। आथा उसके घर में उसके शादी को लेकर चर्चाएं हो रही है ताकि समय रहते उसके हाथ पीले कर दी जाए। निकिता अपने भाई बहनों में सबसे छोटी है। 2 भाई और 2 बहनों में छोटी निकिता अब भारी मुश्किल में पड़ गई है। वह अभी किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति दिन गुजरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अब क्या होगा। मैं जो विशाल से प्यार करती हूँ, यह बात खुलकर अपने घर में किसी से बताऊं तो कैसे बताऊं। और घर वाले भी तो नहीं मानेंगे क्योंकि विशाल अभी बेरोजगार है। 4-5 साल से लगातार नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा है मगर नौकरी के लिए तो चारों ओर हाहाकार मची हुई है। ऐसे में उसे नौकरी कैसे मिल पाएंगे। मैंने उससे कोई बार कहा भी कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर ले मगर उसने नहीं माना। कहता है आजकल 10-12 हजार रुपया के नौकरी भी कोई नौकरी है क्या। एक सरकारी नौकरी मिल जाती तो कम से कम भविष्य की गारंटी तो बन जाती। प्राइवेट में क्या गारंटी है। एक तरफ जहां तनख्वाह ठीक से नहीं मिलती वहीं कोई गारंटी नहीं है कि कब तक नौकरी रहेगी या नहीं। और कोई बिजनेस करूं तो भी उतना पैसा मेरे पास नहीं है। निकिता सोचने लगी, सही बात है, विशाल ठीक कहता है। अच्छा बिजनेस करने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत होती है और छोटी मोटी नौकरी जैसा कि किसी भी दुकान में सेल्समैन की नौकरियां और छोटी कंपनी में मजदूरी की नौकरियों में क्या रखा है। वहां तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है। बड़े बड़े कंपनी में वहां पर भी 100 वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है जितना कि आसान दिखती है। विशाल कहता है कुछ दिन के लिए ऑनलाइन डिलीवरी मैन की नौकरी भी कर ली मगर दिन भर बाइक दौड़ाने के बाद महीने में केवल 10-12 हजार रुपया मिलते हैं। जान जोखिम में डालने वाले काम है। दिन भर सड़क पर भागते फिरो, कब क्या कुछ हो जाए कह नहीं सकते। आमिर जादो के हाथों में बड़े बड़े महंगे महंगे कार कभी भी किसी को भी कुचल दे, कोई भरोसा नहीं है। निकिता पढ़ी लिखी है, वह भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, नौकरी के कंपटीशन की तैयारी कर रही है मगर उसे भी कोई नौकरी हाथ ना लगी। बहुत सारे एग्जाम में बैठ गई मगर उसके भी हालत विशाल जैसा ही है। निकिता के बड़े भाई रमन एक प्राइवेट बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है जहां पर केवल उसे 15,000 रुपया तनख्वाह मिलती है और साथ में सरकारी नौकरी की कोशिश में जुटा है मगर 10 साल से कोशिश करते ही जा रहा है। उसके छोटा अमर के भी वही हाल है। उसने एक वॉच कंपनी के शोरूम में नौकरी करता है जहां पर उसे तनख्वाह अच्छा मिलता है मगर विशेष कुछ सुखदायक स्थिति नहीं है। महीने के 18,000 रुपया मिलते हैं मगर खुश है क्योंकि माता पिता दोनों ही सरकारी मुलाजिम है। बड़ी बेटी प्रगति तो अपने जीवन में बहुत प्रगति कर ली। वह बचपन से ही आधुनिक किस्म के चाल चलन तथा नटखट किस्म के लड़की है। जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तभी फेसबुक पर विक्की नाम की एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जैसे जैसे परवान चढ़ती गई उसमें प्यार मोहब्बत के रंग भरती चली गई और घर वालों के मना करने के बावजूद उसने अपने किस्मत आजमाने को घर से भागकर विक्की से शादी कर ली। साल भर गुजरा नहीं कि एक बच्ची की मां बन गई मगर किस्मत साथ ना दिया। प्रगति बिल्कुल आधुनिक जीवन शैली में रुचि रखने वाली लड़की है जिसके लिए न केवल माहौल चाहिए, उसके लिए खूब सारे पैसा भी चाहिए। पिता गौतम किशोर सरकारी नौकरी करते हैं, साथ में उन्हें उपहार स्वरूप उनके तनख्वाह के 10 गुना पैसा की आमदनी हो जाती है। आज तक लाखों लोगों को मनचाहा पोस्टिंग देकर अपने घर की तिजोरी भरते गए मगर घर के माहौल को व्यवस्थित करने में नाकाम रहे। उनके पत्नी प्रेमलता देवी एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं। वह स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा की पाठ पढ़ाती है मगर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा की पाठ पढ़ाने में नाकाम रही।
तभी तो बेटी प्रगति शादी से पहले ही गर्भवती बन गई थी। घर से भागकर विक्की से शादी करने के चौथी महीने में प्रगति अपने बिटिया की मां बनती है और एक रोज 6 माह की बेटी को गोद में लेकर मायके में आकर खुंटी गाड़कर बैठ गई और लगभग 2 साल से मायके रह रही है। अब उसकी बेटी 2.5 वर्ष की हो गई। उसे नजदीक के प्री स्कूल में दाखिला कर दिया ताकि पढ़ाई की शुरुआत कर सके। विक्की बार बार पत्नी प्रगति को मानने को अपनी ससुराल में आता है, मगर प्रगति अपनी जीत पर अड़ी हुई है कि वह एक शर्त पर विक्की के साथ जाएगी। अगर विक्की उसे लेकर अलग रहा करे, मतलब कि अपने माता पिता से अलग रहा करे। ऐसे में विक्की का कहना है कि यह सब तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए थी। मैंने पहले ही तुम्हें सारी बातें खुलकर कहा था कि मुझे जो तनख्वाह मिलती है उसमें हमारे खर्चे पूरे नहीं पड़ेंगे। अगर मैं अपने माता पिता के साथ रहा तब तो हमारे परिवार खुशी से चल जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मेरे जेब से कुछ भी नहीं लगेंगे। जो मुझे तनख्वाह मिलती है उससे बाहरी खर्च की प्रबंध आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं और उनके खर्च पर आसानी से हमारे परिवार चल जाती है। अगर मैं अपने माता पिता से दूर अलग रहूंगा तो जितना मुझे सैलरी मिलती है उतना तो घर के किराए में लग जाएंगे, फिर फैमिली मेंटेन कैसे होंगे। मगर तुम उस वक्त नहीं मानी और एकदम से घर से भाग कर आ गई थी। मैंने तुम्हें संरक्षण देने में बिल्कुल कोताही नहीं बरती, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया। मगर तुमने हालत के साथ समझौता करने की बजाय अपनी जीत पर अड़ी हुई हो। अगर देखा जाए तो तुम भी तो कोई नौकरी नहीं करती कि दोनों के पैसे से परिवार चला लेंगे, मगर तुम तो केवल बड़ी बड़ी बातें करती हो। तुम केवल मुझे ताना मारती हो, मगर तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। तुम भी तो इतने सालों से कोई नौकरी की जुगाड़ नहीं कर पाई। जवाब में प्रगति कहती है, नौकरी क्या मंदिरों के भंडारे में बांटने वाली प्रसाद की तरह होती है कि जब चाहे मंदिर में गई और प्रसाद लेकर आ गई। मजाकिया लहजे विक्की कहती है, नहीं, तुम्हें तो नानी जी के आंगन में बंधी गाय की तरह दिखती है कि जब चाहे दूध निकाल लो, मगर हमारे नानी जी गाय नहीं पालते। दुखी मन से प्रगति कहती है, तुम तो जानती हो कि आज के समय में नौकरी के कितने अकाल पड़ी हुई है। 100 वैकेंसी के लिए 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर MBA की डिग्री धारी वाले भी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। ऐसे में हम जैसे साधारण ग्रेजुएशन वालों को नौकरी कहाँ से मिलेगी। ऐसे में विक्की कहता है, तुम्हारे पिताजी तो जीवन भर हेरा फेरी करके बहुत से पैसा कमा लिए हैं। यह चाहेंगे तो हम जैसे बेटी दामाद को कुछ तो मदद कर सकते हैं कि हमें कोई भी नौकरी दिला देते, चाहे चापरासी की नौकरी ही क्यों ना हो। सरकारी ओहदे पर बैठे हैं, उनके लिए तो बाएं हाथ का काम है। तुम्हारे पिता के पास इतने पैसा है कि रखने की जगह तक नहीं है। ऐसे में हम जैसे को जीवन भर बिठाकर खिला सकते हैं। ऐसे में प्रगति कहती है, हाँ, यह बात तो सत्य है। तुम भी हमारे मायके में आकर रहो तो बात बने, मगर तुम्हारे माता पिता के साथ मैं नहीं रहूंगी। ऐसे में विक्की कहता है, अरे वाह, खूब दिमाग लगाई हो। तो अपने पिताजी को कहो कि मुझे 5-10 लाख रुपया देकर बिजनेस खड़ी करके दे, तब तो तुम्हें मेरे माता पिता के साथ रहने नहीं पड़ेंगे। धीरे धीरे बात सावित्री देवी तक पहुंचती है। सावित्री देवी के बुआ जी की बेटी है प्रेमलता। प्रेमलता कहती है, दीदी, निकिता के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तो मिल गई, मगर बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तुम दोनों को भी चलना होगा, क्योंकि जीजा जी को इन सब विषय में अच्छा ज्ञान है। ऐसे में सावित्री देवी कहने लगी, यह बात तो चल मान लिया, मगर पहले तो तुम अच्छी तरह से समझ लो कि क्या बेटी निकिता ऐसे शादी के लिए राजी है, क्योंकि बड़ी बेटी प्रगति के समय पर भी तुमने ऐसा ही कही थी और हम सभी ने मिलकर इतने सारे काम करने के बावजूद शादी के एक रोज पहले ही प्रगति अपने घर से भागकर बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी। उन बातों को याद करो, ऐसा ना हो कि कल को हमें फिर से सभी के सामने अपमानित होना पड़े, क्योंकि अब बच्चे लोग मासूम पौधा की तरह नहीं रहे। और जिस घर में कहते हुए एकाएक सावित्री देवी रुक गई,
फिर कहने लगी, मेरी बात के बुरा मत मानना, तुम्हारे जैसे माँ कहते हुए सावित्री देवी रुक गई। सावित्री देवी के बातों पर प्रेमलता देवी को एकदम से गुस्सा आ गई। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, दीदी तुम ऐसे कैसे कह रही हो, मैं एक टीचर हूँ, तुम मेरे परवरिश पर सवाल उठा रहे हो। जवाब में सावित्री देवी बड़े ही नाटकीय ढंग से कहती है, अरे प्रेमलता, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं तो हकीकत कह रहा हूँ, इस पर नाराज होने की कोई बात नहीं है। अक्सर हम लोग अपने बिटिया को एक मासूम सा पौधा की तरह सोचते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर हम लोग एक बागवान के तरह उसके परवरिश करने में जी जान लगा देते हैं। समाप्त। अगले भाग के लिए बने रहिए।